नमस्कार। आज मैं हिम्मत सेठ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपसे बातचीत करने के लिए। और आज बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में कल जो बजट रखा दिया कुमारी ने उसके ऊपर। और कल भी हमने बातचीत की थी शंकर लाल चौधरी से बजट के ऊपर ही। कल बहुत त्वरित टिप्पणी थी और आज भी कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि बजट को अभी स्टडी करना बाकी है और वो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं बजट का, खैर। लेकिन कुछ बुनियादी बातों पर मैं बात करना चाहता हूँ। इसके साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की और उत्तराखंड में जो कल बारिश हो रही है इन दिनों, और भूस्खलन हो रहा है बड़े लेवल पर, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील, आपसे एक निवेदन कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो पसंद आ रहे हों तो उनको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की तरफ अग्रसर करेगा। तो ये तो कल दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में 2024-25 का बजट पेश किया। लेकिन मुझे लगता है कि दिया कुमारी या तो बजट का मतलब नहीं समझती है, या उसने प्रदेश की जनता के साथ विधानसभा में बजट की बात करते हुए बड़ी मजाक की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बजट का मतलब होता है एक साल का लेखा जोखा। मतलब एक साल में आपके पास कितनी आमदनी होगी और आप उसको कैसे खर्च करेंगे, ये होता है बजट। अब आप देखिए, ये कल जो बजट पेश किया उसमें राजस्थान की मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये तो 47 के विज़न 2047 का जो विज़न है केंद्र सरकार का, उसके अनुसार बनाया हुआ बजट है और 5 साल का रोड मैप है। अरे भाई, रोड मैप और विजन जो है अलग डॉक्यूमेंट बना करके बताओ। ये बात ठीक है कि आपको बजट, ये विधानसभा में एक ये भी बताना चाहिए कि हम 5 साल में क्या क्या करेंगे या क्या हमारा करने का इरादा है। वैसे तो आपने घोषणा पत्र में ये सब जारी कर ही दिया है, और जो घोषणा पत्र जारी किया उसको आप लागू करने की बात कर रहे हैं, तो ये विजन डॉक्यूमेंट से लागू थोड़ी होगा। लागू होगा आप कैसे उनको धरती पर उतारते हैं, तो कैसे आप योजना बनाते हैं, कैसे आप पैसा लाते हैं। अभी इस बजट में सबसे बड़ा जो लकूना है वो ये है कि घोषणाएं तो आपने 5 साल की कर दी, खूब लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, जो भी स्कूलों की, यूनिवर्सिटी की और हेरिटेज की और टूरिज़्म की और किसानों के निधि की। अब किसानों की जैसे आपने बात की तो वो तो एक भ्रम फैलाने की बात हुई। वो पैसा तो केंद्र सरकार दे रही है, आपका उसमें क्या लेना देना है? क्या रोल है भैया? आप राजस्थान सरकार का क्या रोल है? कुछ नहीं है। इसी तरह से बजट के अंदर पैसा कहाँ से आएगा ये आपने बिल्कुल नहीं बताया, कहीं पे भी ये नहीं। मैंने काफ़ी कोशिश की आज अखबारों को भी पढ़ने की और कल भी सुना, पूरा भाषण भी सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि रुपया कहाँ से आएगा ये कहीं बताया हो। तो जब रुपया नहीं आएगा, कम से कम 1 साल का तो आपको
बजट में कितना रुपया आएगा और कितना खर्च होगा ये बताना चाहिए था, जो आपने नहीं बताया। ये एक तरह से जनता को भ्रमित करने की बात है, जनता के साथ भद्दा मजाक करने की बात है, और जनता के साथ अब आप अब जब आपको यही पता नहीं है कि इसी तरह से नौकरियां देने की बात की, आपने कहा कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां दे देंगे। अब 4 लाख नौकरियां, और वो भी सरकारी, जबकि वैकेंसी कितनी है, 1 लाख 1.5 लाख। भजन लाल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जितनी वैकेंसियां हैं वो सब भर देंगे, और हम पता लगा रहे हैं कि कितनी विभागों में वैकेंसियां बढ़ सकती है। तो भाई ये तो पहले पता लगा करके फिर घोषणा करनी चाहिए ना। पहले आपने घोषणा कर दिया, अब पता लगाएंगे, मान लो नहीं निकली तो फर्जी हो गई ना घोषणा। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब लोगों के साथ मजाक सा लगता है। और खुद मुख्यमंत्री इस बात को मान रहे हैं कि ये तो विजन डॉक्यूमेंट है और 5 साल का रोड मैप है। अब 5 साल के रोड मैप में आपने उस रोड मैप में भी ये नहीं बताया कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा, एक दूसरी बात ये है, वैसे भी इस बजट डॉक्यूमेंट की खर्च की सब बातें बताई है, घोषणा की है। एक शेख चिल्ली जैसे नींद में सपने देखता है कि मैं अंडा होगा और वो मटका लेके जाता है अंडा, और पैसे आएंगे और शादी करूँगा और बच्चे होंगे, और फिर वो सपना टूट जाता है और वो सब खत्म हो जाता है। उसी तरह से इन्होंने घोषणाएं तो बहुत कर दी, और लेकिन पैसा नहीं होगा तो कहाँ से होगा, और पैसा कहाँ से आएगा ये उन्होंने बताया नहीं है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि प्रदेश सरकारों के पास आमदनी का कोई जरिया ही नहीं छोड़ा है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि एक वेट है जो पहले ही जो है मैक्सिमम स्केल पर पहुंच गया है। तो वो भी मतलब पेट्रोल और डीजल और गैस के ऊपर ही लगा सकते हो, और वो उसमें तो आप ये घोषणा करके आए हो कि हम कम करेंगे, तो बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है, और कम भी नहीं किया अभी इस बजट में तो। और दूसरा है आपका राजस्व मिलता है आपको लैंड से, रजिस्ट्री वगैरह जो होती है उसमें भी आपने 1% कम किया है। तीसरा आपको राजस्व मिलता है जो सेल टैक्स से मिलता था वो तो जीएसटी लगा दिया, इसलिए वो तो मिलेगा नहीं, और वो तो अब आपको केंद्र सरकार जो देगी उसी पे निर्भर है सारा मामला। और चौथा ये जो है माइनिंग वाला जो है सेक्टर, इसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है। तो वो आज की स्थिति ये है प्रदेश सरकार की कि लगभग 36-37% तो ब्याज चुकाने में जा रहा, ब्याज और कर्ज चुकाने में जा रहा है पुराना। तो नया कर्ज लो और पुराना चुकाओ, इसके अलावा आपके पास कोई साधन नहीं है। और बचा हुआ है उसमें से काफ़ी पैसा, मतलब कुल बजट का कुल जो आपके पास आय है उसका 85 से 88% पैसा कर्ज चुकाने में और वेतन चुकाने में, कर्मचारियों की तनख्वाह, भत्ता, पेंशन, अफसरों के खर्चे और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ये सब मिला करके करीब आपको 87% करीब आपका खर्च हो जाता है। अब आपके पास 10, 12, 15% ज़्यादा से ज़्यादा बचता है, उससे आपको सारा विकास करना है, विकास विकास विकास। और उसमें भी विकास से भी ज़्यादा आपको मतलब जो रिपेयर पे खर्च करना है। जो चीज़ें आपने बनाई है और टूट गई है या टूटने के कगार पे है, पुरानी चीज़ें हैं मान लो, उनको दुरुस्त करना है, तो उनकी दुरुस्ती पे भी पैसा चाहिए और विकास पे भी पैसा चाहिए। नए जो कॉलेज और जो आपने घोषणाएं की है
और अभी तो आपने 5 लाख नई भर्ती की घोषणा की है, वो पैसा कहाँ से आएगा, उनकी वेतन कहाँ से आएगी। इधर महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस और पेट्रोल डीजल पे आप पैसा बढ़ा नहीं सकते हो। माइनिंग पे, लीज पे, रॉयल्टी पे कुछ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन वो भी कितना, वो भी मैक्सिमम है। अब नई चीज़ें तो मिल नहीं रही है। तो इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के खर्च, मतलब आमदनी कहाँ से होगी, आय कहाँ से होगी, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की है। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बातें भी उन्होंने नहीं बताई कि भाई हमारी ये मुश्किल है, हम फिर भी जुगाड़ करेंगे, कहीं से पैसा लाएंगे। उनका एकमात्र सोर्स है पैसे का जीएसटी, और जीएसटी केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार जब हमको देगी तब ये सारी घोषणाओं में से जो भी घोषणाएं पूरी हो सकेगी वो होगी, क्योंकि 1 साल की कोई घोषणा है ही नहीं, तो ये बाइंडिंग नहीं है उनके साथ कि भाई 1 साल में आपने ये घोषणा की थी, इसको लागू करना है। 5 साल की घोषणाएं हैं तो, या 47 तक की घोषणाएं हैं तो उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, मर्जी हो जितना कर सकते। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार भी बंधी हुई है, उनकी तो अभी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके पास भी बहुत तंगी है, पैसा है ही नहीं। और निर्मला सीतारमण के लिए तो सबसे बड़ा हेडेक तो चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार हो रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की डिमांड्स इतनी है। एक की तो लाखों में डिमांड्स है, और 1 लाख करोड़ रुपया तो तत्काल चाहिए चंद्रबाबू नायडू को, तो अपनी राजधानी बनाने के लिए और अपनी अय्याशी पूर्ण बिल्डिंगें बनाने के लिए। और मतलब जो विज़न उनका जो है बहुत बड़ा आलीशान है, राजा महाराजाओं की तरह। जो हैदराबाद के निज़ाम का जो महल वहल देखा होगा उन्होंने, तो वैसा ही उनको भी चाहिए। तो वो पैसा बहुत लिमिटेड है, वो उनको ही कैसे देंगे। और बिहार में वो स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। और इन दोनों को सेटिस्फाइड करना केंद्र सरकार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्पत की राजस्थान के लोगों को संतुष्ट करना, क्योंकि वहाँ पर अभी उन दोनों की वैसाखियों से सरकार चल रही है। अगर उनको संतुष्ट नहीं किया तो सरकार गिर भी सकती है। और ये एक प्रॉब्लम तो केंद्र सरकार के साथ ये है। दूसरी प्रॉब्लम केंद्र सरकार के साथ इस बजट के साथ क्या है कि 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में, प्लस जम्मू कश्मीर। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, और 4 राज्यों के चुनाव के में वहाँ के लोगों को लुभाने के लिए, वहाँ के मतदाताओं को लुभाने के लिए वहाँ पर स्पेशल घोषणाएं करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल, क्योंकि बाकी तो कौन वोट देगा आपको अगर आप बजट में ये घोषणाएं नहीं करोगे कि हम महाराष्ट्र में इतना पैसा खर्च करेंगे और हरियाणा में इतना खर्च करेंगे। और उनको जब पैसा दोगे आप और वो वहाँ बजट पेश करेंगे, उसी आधार पे बजट पेश करेंगे। और कश्मीर में तो आपको 370 हटाने के बाद 6 साल हो गए और आपकी दुर्गति हो रही है वहाँ पर, क्योंकि आप तो अभी पार्लियामेंट का चुनाव भी नहीं लड़ सके तीनों। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तो ठीक है 2 सीटों पे आप लड़े थे, लेकिन कश्मीर में तो, जम्मू में 3 सीटों पे लड़े थे, लेकिन कश्मीर में तो आपने एक भी सीट नहीं लड़ी तीनों सीटों में से। तो 3 सीट जो कश्मीर में हैं उन पे आप चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं हो, तो वहाँ की विधानसभा के चुनाव कैसे लड़ोगे। तो इसके लिए आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। और वो राज्य के पास, वो तो राज्य तो यूनियन टेरिटरी है, वो तो अब तो वो उसको केंद्र सरकार को ही वो बजट देना है सारा। और केंद्र सरकार के पास पैसा है ही नहीं, लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। और कर्ज कितना बढ़ाओगे। और वार्निंग मिल रही है कर्ज के लिए, तो कर्ज की सीमा कम करो, कर्ज सीमा में रखो, बहुत आगे ज़्यादा बढ़ गया है। तो 4% होना चाहिए, उसका 6-6.5% डेफिशिएट हो गया है। तो इन सारी चीज़ों में ये लगता है कि भाई दिया कुमारी ने
हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है और घोषणाएं कर रहे हैं कि शेख चिल्ली की तरह। तो और आने की कोई उम्मीद ऐसी लगती नहीं है कि जिससे पैसा आ जाएगा और आप जो है वो उसको खर्च कर देंगे। खैर, अब मैं थोड़ी सी बात, हालांकि बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन थोड़ी सी बात मैं उत्तराखंड की करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में अभी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और कोई 5000 जगह वो जो है भूस्खलन हो गया। और ये भूस्खलन की प्रॉब्लम बहुत मतलब काफ़ी टाइम से चल रही है। पहले जोशी मठ जोगी मठ में भी इसी तरह से ज़मीन धंस गई थी और वहाँ के लोगों को जो है निकाल करके और शिविरों में शरणार्थी शिविरों की तरह शिविरों में रखना पड़ा, राहत कैंपों में। और हिमाचल में भी अभी थोड़े दिन पहले जो बारिश आई थी उससे धर्मशाला तक में इतना पानी भर गया था, मतलब मंडी में और धर्मशाला में और वहाँ पे, कि वहाँ पे भी जो है राहत कैंप लगाने पड़े। और ये वहाँ पे भी भूस्खलन हुआ, बाढ़ आई। ये सब क्यों हो रहा है, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। ये हम जो बेतरतीब बिना कंट्रोल के अनियंत्रित विकास कर रहे हैं उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको मतलब जैसे अभी पिछली बार आपने देखा होगा वहाँ टनल धंस गई थी एक उत्तराखंड में ही शायद। तो ये जो चीज़ें हैं, हम बहुत ऊंची उड़ान तो भरना चाहते हैं लेकिन प्रकृति का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, प्रकृति का ध्यान रखते हुए नियंत्रित तरीके से हमको विकास करना पड़ेगा। अगर हम अनियंत्रित तरीके से बेतरतीब विकास करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारा, और शहर के शहर ऐसे धंस जाएंगे तो हम कोई बात नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये जो हम जो वहाँ 4 लेन हाईवेज बना रहे हैं और बड़े बड़े रिसोर्ट्स और होटल्स बना रहे हैं और ये पावर प्लांट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, इनके ऊपर पहले पूरी उस जगह की स्टडी, ज़मीन की पूरी स्टडी करके और अध्ययन करके, वहाँ के पर्यावरणविदों से बात करके इसको करना चाहिए। अन्यथा हम वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो ये एक बात करनी थी। और एक अंतिम बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा फैसला दिया। मुस्लिम महिलाओं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, एक साहब, नाम तो मेरे को याद नहीं रहा उसका, लेकिन वो एक साहब जो हैं वो हाई कोर्ट में गए थे और अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उसको भरण पोषण नहीं देने के लिए रिट लगाई थी, वो उनकी खारिज हो गई। वहाँ पर अपील में गए होंगे, चाहे जो वहाँ खारिज हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड करते हुए कहा कि नहीं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं और तलाकशुदा हैं उनको देश के संविधान और कानून के अंतर्गत जो सुविधाएं दूसरों को मिलती है उसका हक उनको भी है। एक ऐसा ही फैसला 1985 में शाहबानो केस में भी आया था और उसमें भी भरण पोषण की ही बात थी, और लेकिन उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने जो है उस फैसले को बदल दिया। और उससे एक तो भाजपा को ये कहने का मौका मिल गया कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों का, और दूसरा मुसलमान महिलाएं जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो अपने भरण पोषण के मुआवजे से वंचित रही।
तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये अच्छा फैसला है और इसको लागू होना चाहिए। ये सभी के साथ एक जस्टिस है। इसी के साथ एक बात और है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी नीट पे, जो ऑलमोस्ट ये प्रूव हो गया है। हालांकि एनटीए तो मना कर रही है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा था पर्चा, लेकिन ये कपोल कल्पना है और 2-4 लोगों के रिजल्ट्स बता करके या उनके मार्क्स बता करके आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनके पास पहुंचा ही है। और आप केवल बिहार के 10-12 सेंटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड और हरियाणा और महाराष्ट्र और राजस्थान में भी तो पेपर लीक हुए हैं। और गेंदीलाल भी पकड़ा गया है यूपी से, जो गैंगस्टर है, माफिया है ये लीक करवाने का। और उसके अलावा भी जो मैंने 4 प्रश्न पिछली बार उठाए थे, अभी उनको नहीं दोहराऊंगा मैं, लेकिन उन प्रश्नों पर भी बात करना ज़रूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस नीट परीक्षा को रद्द करनी ही चाहिए और उन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिसकी वजह से ये पेपर लीक होते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अंत तक मुझे सुना। और एक बार फिर अपील कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक करें, मैसेज को शेयर करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री, कोई पैसा नहीं लगता। प्लस सुझाव दें और कमेंट करें, इसके भी कोई पैसे नहीं लगते और ये हमारे को और बेहतर करने के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।